अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आदाब। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सामने 4 अहम मुद्दों पर बात रखी जाएगी। पहला इशू यूएस और ईरान के दरमियान जो माहिदा हुआ है, जो पीस डील हुई है, जिस पर इंशाअल्लाह फ्राइडे के दिन MOU साइन किया जाएगा। इस पूरे मामले पर जमात इस्लामी का क्या सोचना है और जमात इस्लामी के क्या सुझाव हैं, इंशाअल्लाह वो आपके समक्ष रखे जाएंगे। दूसरा अहम मुद्दा राज्यसभा के इलेक्शंस हैं जो 18 तारीख को होने हैं, और राज्यसभा के इलेक्शन से पहले जिस किस्म की जोड़ तोड़ और जिस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसको लेकर आपके सामने कुछ बात रखी जाएगी। तीसरा अहम मुद्दा वेस्ट बंगाल से मुताल्लिक़ है। जमात इस्लामी हिंद और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के एक डेलीगेशन ने कुछ दिनों पहले वेस्ट बंगाल का, कलकत्ता का, मुर्शिदाबाद का, मालदा का और दीगर बहुत से इलाक़ों का दौरा किया, और वहाँ जाकर हमारे ज़िम्मेदारान ने, हमारी लीडरशिप ने ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, क्या समस्याएं हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स के आने के बाद से क्या इश्यूज़ वहाँ पर आ रहे हैं माइनॉरिटीज़ के सामने, दीगर लोगों के सामने, उसको फ़र्स्ट हैंड जानने की कोशिश की। वहाँ की सिविल सोसाइटी से, लॉयर्स से और दीगर लोगों से इंगेज होकर हालात का असेसमेंट भी किया, और साथ ही साथ तोपसिया और वो इलाके जहाँ डिमोलिशन की कोशिशें हो रही है उसको भी विज़िट किया गया। तो ओवरऑल बंगाल की इस वक्त क्या सिचुएशन है और उसको लेकर हम क्या सोचते हैं, वो बातें भी आपके सामने आएंगी। और आखिरी चीज़ ये कि पूरे देश में जिस तरीके से बुलडोज़र इनजस्टिस, बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं, डिमोलिशन किए जा रहे हैं, जिसमें मसाजिद भी, लोगों के घर भी और बहुत सी चीज़ें मुतासिर हो रही है, तो पूरी ओवरऑल जो डिमोलिशन ड्राइव देश भर में अलग अलग जगहों पर चल रही है, उसको लेकर जमात इस्लामी का क्या सोचना है, जमात इस्लामी उस सिलसिले में क्या सुझाव और सजेशंस रखती है, उस पर भी इंशाल्लाह आपके समक्ष बात रखी जाएगी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान साहब मौजूद हैं। उन्हीं के साथ साथ जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं, और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नेशनल सेक्रेटरी जनाब नदीम खान साहब मौजूद हैं। तो और समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी पत्रकार साथियों को सलाम व आदाब, और जमात इस्लामी हिंद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी बताया गया, 4 मुद्दों पर यहाँ पर बात की जाएगी। सबसे पहले वो मुद्दा जिसमें ज़रा अच्छी खबर है, खुशी की खबर है, इत्मीनान की खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक लंबे समय से जो जंग जारी थी, तनाव बढ़ता जा रहा था, अब एक शांति समझौते पर ये दोनों देश पहुँचे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस शांति समझौते पर जल्दी ही दस्तखत भी हो जाएंगे, ऐसी हमें आशा है। हम इसको बहुत अच्छी अलामत के तौर पर देखते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। ये और पहले हो जाना चाहिए था। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस समझौते की ईमानदारी के साथ पाबंदी की जानी चाहिए, और अगर इस समझौते की कोई खिलाफ वर्जी करता है या इस समझौते से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसको वॉयलेट करने की कोई कोशिश करे, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वो जिम्मेदार देश पर या देशों पर कार्रवाई करे, चाहे वो कितने ही ज़्यादा बड़े देश हों या पावरफुल हों, मिलिट्रीली या इकोनॉमिकली। तो इस समझौते को ईमानदारी से पाबंदी कराना ये विश्व समुदाय की भी जिम्मेदारी है। हमारा देश भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे देश के ताल्लुकात ईरान से भी बहुत अच्छे रहे हैं। हम समझते हैं कि इन हालात में हमारे देश भारत को और ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विश्व में और पूरे क्षेत्र में, रीजन में शांति स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमारे देश भारत को और ज़्यादा एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए, और इस शांति को, स्थायी शांति और पूरे क्षेत्र में एक बैलेंस और एक संतुलन बनाने का प्रयास
हमारा देश कर सकता है, वो इस पोजीशन में है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा देश, भारत और उसकी सरकार अपना और अच्छा किरदार इस मामले में निभाएगी। इस समझौते के नतीजे में जो पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक प्रेशर था, दबाव था, और इस क्षेत्र में ख़ास तौर से हमारे देश में भी जिस तरह से पेट्रोल की, डीजल की, गैस की कीमतें बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, उसकी वजह से दूसरी चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे थे। तो ये इस समझौते के बाद हम समझते हैं कि ये दबाव कम होगा और ये जो परेशानियां पूरे क्षेत्र में ख़ास तौर से और हमारे देश में जो परेशानियां बढ़ रही थी, ये परेशानियां कम होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी मौके पर हम ईरान के साथ जिस तरह से इस पूरे दौर में जिस तरह उस पर हमले किए गए और उसको युद्ध में खींचा गया, ज़बरदस्ती उन पर जंग थोपी गई, और ईरान की सरकार ने और ईरान की आवाम ने जिस मजबूती के साथ और जिस हिम्मत और हौसले के साथ इसका मुकाबला किया और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की कि किस तरह एक बड़ी ताकत अगर गलत तरीके से अपने अहंकार में आकर वो छोटे और कमज़ोर देशों पर हमला करती है, तो उसका मुकाबला हिम्मत और हौसले के साथ कैसे किया जा सकता है। तो हम ईरान के सरकार और ईरान के लोगों के साथ यकजहती और सॉलिडरिटी को यहाँ पर दोहराना चाहते हैं, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये बात भी कहना चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में, ख़ास तौर से गज़ा में जिस तरह से इज़राइल और अमेरिका इज़राइल की मदद कर रहा है और वहाँ नरसंहार और जिनोसाइड जारी है, ज़्यादतियाँ जारी हैं, और गज़ा को जिस तरह तबाह कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो इन ज़्यादतियों को रोकने में अपना किरदार निभाए, और जो इसके मुजरिम हैं उनको सज़ा दिलाने में पूरी दुनिया के लोग एकजुट हों। जमात इस्लामी हिंद उम्मीद करती है कि ये शांति समझौता पूरी दुनिया में एक स्थायी शांति की तरफ एक अहम कदम है, और हमारा मुल्क भारत और बेहतर तरीके से अपना रोल पूरी दुनिया में एक बैलेंस और शांति स्थापित करने में अदा करेगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। दूसरा मुद्दा राज्यसभा चुनावों का है। आप सब जानते हैं कि राज्यसभा हमारी पार्लियामेंट का अपर हाउस है और बहुत ही अहम फैसले वहाँ पर होते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम इस पर गर्व करते रहे हैं अभी तक, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का जिस तरह से कमज़ोर हो रहा है, और जिन एजेंसियों पर, चुनाव आयोग पर जो भरोसा एक ज़माने में हुआ करता था, वो भरोसा कम हुआ है। चुनावों की निष्पक्षता और चुनावों की में ईमानदारी जो है वो धीरे धीरे उस पर बड़े बड़े सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, उनकी लॉयल्टीज़ को जिस तरह डरा कर या लालच देकर लॉयल्टीज़ को ख़रीदने की कोशिशें हो रही हैं, ये आप पिछले कुछ वक्त से बराबर देख रहे हैं। ख़ास तौर से बंगाल में असेंबली के इलेक्शन के बाद से जिस तरह सियासी तब्दीलियां आ रही हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है, और विपक्ष को एक तरह से कमज़ोर करने, तोड़ने और बेअसर बनाने की कोशिशें जिस तरह की जा रही है, और उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल भी निष्पक्ष नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकार की मदद करने वाला एक रोल इलेक्शन कमीशन का होता जा रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशंस किए गए और एक पार्टी के एक उम्मीदवार का नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिया गया, और आप देख रहे हैं कि इलेक्शन में जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोसेस की को जिस तरह फॉलो किया जाना चाहिए, और एक अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसको कैसे रोका जाए और कैसे गलती करने वाले को सज़ा मिले।
तो ये इसका फुकदान हो रहा है, ये कमज़ोर पड़ती जा रही। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में धीरे धीरे कम होती जा रही है। इलेक्शन के जो नतीजे आ रहे हैं, अब लोगों को उन नतीजों पर भरोसा भी नहीं रहा कि जो नतीजे आ रहे हैं और उसके आधार पर जो विधानसभाएं या जो लोग चुनकर आ रहे हैं वो वाकई जनता के वाकई चुने हुए नुमाइंदे हैं या नहीं हैं। इस पर बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं कि जनता ने जिनको चुनना चाहा था और जो वाकई चुने गए या चुने हुए डिक्लेयर किए गए हैं, ये इस पर बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। तो हम इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ासतौर से अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपना एक जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए। और सरकार में जो पार्टी है और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, इलेक्शन कमीशन जैसे, उनकी निष्पक्षता और उनकी क्रेडिबिलिटी को बचाना, ये हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है। अगर ये चीज़ें कमज़ोर होती गई तो हमारे देश में लोकतंत्र की जो बुनियादें हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। तो इन दो विषयों पर यही बात मुझे अर्ज़ करनी थी। दूसरे और विषयों पर हमारे दूसरे साथी आपसे बात करेंगे। वेस्ट बंगाल, मगरबी बंगाल में वहाँ हुकूमत बनना और उसके बाद की हालात पर ये नोट आपके सामने है। वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस हुए और नई हुकूमत बन चुकी है। नई हुकूमत बनने के बाद वहाँ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए उन पर जुल्म और ज्यादती का सिलसिला जारी है। अपोजिशन को तोड़ना है, सियासी वफादारियों को बदलने की कोशिश करना है और डिमोलिशंस का भी एक सिलसिला चल पड़ा है। उन डिमोलिशंस में अपने सियासी मुखालिफिन भी हैं, साथ साथ डिमोलिशंस में मुस्लिम इलाकों को भी खुसूसियत से निशाना बनाया जा रहा है। एक किस्म का खौफ का, हरासमेंट का माहौल है और लोग फिक्रमंद हैं। इन सब में जो इलेक्शन से पहले हो चुका वो भी मसला बहुत संगीन है। वो है SIR में जिन लोगों के नाम लिस्ट में आने से रह गए, वो हिंदुस्तानी शहरी, जो हिंदुस्तानी शहरी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी नाअहली से SIR में उनके नामों का इंदराज नहीं किया है। तो ये सब बहुत वहाँ परेशानी का शिकार है। ऐसे मौके पर जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदार नेशनल और स्टेट लेवल के और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR के नेशनल सेक्रेटरी और वहाँ के जो स्टेट के लोग हैं, वहाँ दौरा किया। वहाँ हमने मुस्लिम लीडरशिप से मुलाकात की, मिली रहनुमाओं से बातचीत की और वहाँ जो तशवीश सामने आई, वहाँ के लोगों ने अब ये कहा कि हमारे जो दीनी मदारिस हैं, उन दीनी मदारिस के ऊपर हमको बड़ा खौफ और ख़तरा महसूस हो रहा है। ये तशवीश उन्होंने पेश की। SIR के सिलसिले में जो लोगों के नाम रह गए, उन्होंने अपनी बड़ी तशवीश पेश की। इसलिए हमने वहाँ लीगल जो वर्कर्स हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अलग से मीटिंग की और ये दोनों बातें वहाँ उनके सामने पेश की। फिर तीसरा जो इशू है, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को और डिमोलिशंस में यूं तो सारे अवाम के साथ हो रहा है,
तकलीफ का मामला, खास तौर पे हाकर्स को, रेडी लगाने वालों को, जो वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में बहुत सी जगह लोग जिनका रोजगार ही, वो रोजगार खतरे में है, और डिमोलिशंस है, और डिमोलिशंस की कार्रवाई, उसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बातें हमने सिविल सोसाइटी से की है, मिली रहनुमाओं से की, और लीगल एक्सपर्ट्स से की है। खास तौर पे हमने उस मुकाम का दौरा किया जो सुर्खियों में है, तोपसिया। तोपसिया में तकरीबन 300 मकानात हैं जिनको हुकूमत डिमोलिश करना चाहती है। अगर एक मकान में 5 लोग हैं तो कितने, तकरीबन 15,000 लोग, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, खवातीन भी हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं, और सब पुख्ता मकानात हैं। उन सब पुख्ता मकानात को हुकूमत मिस्मार करना चाहती है, और वजह यह बताते हैं कि कोई चीज गैर कानूनी है। ये सब बातें ज़ेर बहस होनी है, अदालत में ज़ेर बहस होनी है, और हुकूमत अगर अदालत ये तय कर देती है कि ये गैर कानूनी है, तब भी जब तक रिहैबिलिटेशन अगर ना हो तब तक वो सब कार्रवाइयाँ गलत हैं और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। बुनियादी तौर पर वो जो भी तामीरात हुई हैं वो वहाँ की हुकूमतों और वहाँ की बल्दिया और वहाँ की जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उन सब के नॉलेज में और उन सब के कोऑपरेशन से हुई हैं। तो उसको रेगुलराइज करना और जो कुछ लोग रह रहे हैं उनको उस रिहाइश को कबूल करना और उनको सर्टिफाइड करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम उसको लीगल फाइट भी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा समझना यही है कि जो कुछ भी डिमोलिशंस हो रहे हैं खासतौर पर वेस्ट बंगाल वगैरह में, उसमें लीगल प्रोसेस नहीं है और इंसाफ नहीं। हुकूमत लीगल प्रोसेस की तकमील इंसाफ को फराहम किए बगैर एक खानापुरी के तौर पे करना चाहती है। तो हुकूमत का रवैया अवाम दुश्मनी का रवैया नहीं होना चाहिए। हुकूमत अवाम की दोस्त और अवाम की तकलीफों को दूर करने के लिए है। तो वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है, हम वहाँ की वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि वो आईने हिंद, दस्तूर हिंद की रूह और इंसानी वक़ार को अहमियत दे। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे कानून की हुक्मरानी रहे, इंसाफ की हुक्मरानी रहे, और जिन लोगों को खौफ और खदशा है, चाहे वो SIR के सिलसिले में हो, चाहे वो डिमोलिशंस के सिलसिले में हो और उनके मदारिस के सिलसिले में हो, हुकूमत अपनी नेक नियति से और अच्छे इक़दामात से उनके खौफ और खदशात को दूर करने की कोशिश करे। अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब ने बुलडोज़र तोपसिया पे बात रखी, लेकिन अगर हम इस वक्त की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो ये लगता है कि बुलडोज़र, या जिसको अब बुलडोज़र जस्टिस या डेमोलिशन ड्राइव कहते हैं, ये रिवेंज पॉलिटिक्स का एक टूल बन गया है। और ये रिवेंज पॉलिटिक्स जो है वो गरीब आवाम के ख़िलाफ़ पूरी तरीके से जारी है। 6 मई को मंगोलपुरी दिल्ली में तकरीबन 200 साल पुरानी दरगाह तोड़ी गई। 20 मई को बांद्रा में मस्जिद शहीद करी गई, 2 मस्जिदें शहीद हुईं। 29 मई को फरीदाबाद में एक मस्जिद शहीद करी गई। 1 जून 2026 को विरामगाम गुजरात में दरगाह, 3 दरगाह शहीद करी गई। 2 जून को गोरेगांव महाराष्ट्र में एक दरगाह शहीद करी गई। उसके बाद 2 जून को वाराणसी में मस्जिद शहीद करी गई। 5 जून को संभल में पहले एक दरगाह शहीद करी गई, फिर 6 जून को मस्जिद शहीद करी गई। फिर 8 जून को जयपुर में मस्जिद शहीद करी गई। फिर उसके बाद 8 जून को भयंदर में भी एक मस्जिद शहीद करी गई, जिस दिन जयपुर में यह कार्रवाई हुई। 9 जून को महाराष्ट्र में मस्जिद शहीद करी गई।
फिर 10 जून को इटावा में एक दरगाह शहीद करी गई, फिर 10 जून को संभल में एक ईदगाह शहीद करी गई, फिर 13 जून को बनारस में एक मस्जिद शहीद करी गई। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, एक महीने के अंदर तमाम रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया गया, उन आबादियों को टारगेट किया गया जो कई सौ सालों से मौजूद थी। जयपुर में 45 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया और ये कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट्स की डेमोलिशन की गाइडलाइन है कि पहले 3 नोटिसेज आनी चाहिए, नोटिस के बाद में बातचीत होनी चाहिए, कोई उसमें प्रोटोकॉल्स जो न्यायालय की तरफ से हैं, कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन है, उनके कोई प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया। और इन सब मामलों में ये देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन मस्जिद कमेटी को हॉस्टाइल करता है, उनको ब्लैकमेल करता है, उनको प्रेशराइज करता है और उनसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स में साइन कराता है, जबकि मस्जिद कमेटी इस तरह के स्टेटमेंट पे या इस तरह के कंप्रोमाइज डॉक्यूमेंट साइन करने के एलिजिबल ही नहीं है। मस्जिद कमेटी की हैसियत एक कस्टोडियन की है। मस्जिद कमेटी जो है वो मस्जिदों की मालिक नहीं हो सकती है, लेकिन उनसे उसके बावजूद ये काम बनारस में किया गया, ये काम जयपुर में किया गया और मुल्क के दूसरे हिस्से में एडमिनिस्ट्रेशन ने जबरिया लोगों से डॉक्यूमेंट साइन कराए और उसके बाद में मीडिया के ज़रिए, जो उनका फ्रेंडली मीडिया है, उसके ज़रिए उसको अवैध बात करी। 600 साल पुरानी से लेकर 200 साल पुरानी दरगाहें जो लखनऊ और बम्बई में थी, उनको कहा गया अवैध दरगाह। अब 600 साल पुरानी दरगाह अवैध कैसे हो सकती है, आप खुद डिसाइड करेंगे। सूरत में 105 घरों को तोड़ा गया। आज तक, यानी कि इस कार्रवाई के 15 दिन हो चुके हैं, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये डेमोलिशन ड्राइव किसने करी, ये सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करी है या सूरत डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करी है। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी क्लैरिफाई नहीं कर रही है कि ये कार्रवाई हमने करी है। ये किसी कारपोरेट के कहने पर, किसी बिजनेसमैन के कहने पर, किसी लैंड माफिया के कहने पर हुई, किसी पे कोई जवाबदेही कहीं भी नहीं है। उसके बाद बनारस में एक डेमोलिशन ड्राइव चल रही है दलमंडी में। दलमंडी में एक नया रास्ता, पहले एक रास्ता पुराना बनाया गया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से, अब उसका पार्ट 2 बनाया जा रहा है। मौके पर हम लोगों ने विजिट किया, ग्राउंड में टीम के साथ गए। वहाँ ये मालूम चला कि अगर पिछले रास्ते से, पिछली गली से ये कॉरिडोर बनाया जाता तो सिर्फ 100 मीटर में मेन रोड से मंदिर का गेट मिल जाता, लेकिन 650 मीटर के एक रास्ते को चुना गया जो कि ट्रेडिशनली जो है वो बहुत बिजनेस हब के तौर पर पूर्वांचल में मशहूर है, जिसको दलमंडी कहते हैं और होलसेल की मार्केट है। 187 मकान जिसमें 2000 दुकानें हैं और 5 मस्जिद हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। 100 मकान टूट गए हैं और मकान तोड़ने में स्पीड जब लाई गई जब हाईकोर्ट वहां पर बंद है। कई सारे केसेस में जहां पर हाईकोर्ट से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से लोगों को स्टे मिला हुआ था, उस स्टे के बावजूद उनके घरों को तोड़ दिया गया। 5 मस्जिदें हैं और मस्जिद कमेटी के लोगों से जब बराह रास्त बात हुई तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन उनसे प्रेशर बना रहा है कि वो कंप्रोमाइज डॉक्यूमेंट पे साइन कर लें, ताकि हम उनसे कहें कि हम आपकी पार्शली डैमेज करेंगे या कोई अल्टरनेट लैंड देंगे। लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने यही कहा कि हमारा उनको जवाब यही है कि हम इस मस्जिद के कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं हैं, तो हमारा तो ये राइट ही नहीं है कि हम इस पे डील कर सकें। लेकिन लगातार वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए प्रेशर बनाया जा रहा है। जो मकान तोड़े जा रहे हैं उनमें कोई प्रोटोकॉल्स का, जो ड्यू प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में एक बड़ी आबादी को ओ जोन के नाम पर आज से बुलडोज़र ड्राइव वहाँ शुरू हो रही है। तो वो जो बुलडोज़र है वो इनजस्टिस का जो सिंबल बना हुआ है, 20 साल से हम देख रहे हैं कि उन इलाकों में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें एमसीडी भी शामिल है, जिसमें बिजली भी दी जा रही है, दूसरी एजेंसीज भी शामिल हैं, और तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक उसको ओ जोन डिक्लेयर कर दिया गया। अब ओ जोन का जो डिक्लेरेशन है कि ओ जोन किसने डिसाइड किया? क्या कॉमनवेल्थ जो विलेज है दिल्ली में, जो बिल्कुल यमुना के किनारे बना हुआ है, जो अक्षरधाम मंदिर है जो बिल्कुल यमुना के किनारे बना हुआ है, या जो वो कंस्ट्रक्शन जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस हुए और उसके बाद उसको परमानेंट बनाया गया श्री श्री रविशंकर के इवेंट के समय, वो जोन में नहीं गिने जाएंगे? या वो पर्टिकुलर आबादियां जिसमें गरीब रह रहे हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं, जिसमें मुसलमान रह रहे हैं, उनको ही ओ जोन बना के आप डेमोलिशन करेंगे? और सबसे इसमें देखने वाली बात है कि डेमोलिशन ड्राइव जहां भी पीक में आ रही है वो उस समय पीक में आ रही है जब उस स्टेट के हाई कोर्ट
छुट्टी पर हैं, वैकेशन बेंच पे काम कर रही हैं, जिनमें बहुत मुश्किल होता है कोर्ट पे जाना, या सुप्रीम कोर्ट बंद है। बांद्रा की मैंने आपसे बात करी या दूसरे इलाकों की बात करी, इन सब इलाकों में गवर्नमेंट की एजेंसीज ने पानी का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, तो बेसिक रिहैबिलिटेशन जो उनका बेसिक राइट है, उस रिहैबिलिटेशन पे कोई बात ना करके और कोई लोग कोर्ट न जा सकें, लगातार ये ड्राइव चलाई जा रही है। उसके बाद जो मलिक साहब ने तोपसिया के बारे में बात किया, तोपसिया में 300 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को नोटिस है। उन 300 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज में अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 3500 के बीच में फ्लैट्स बने हुए हैं। तो जो टोटल इफेक्टेड लोग हैं वो 15,000 के आसपास हैं, और ये कंस्ट्रक्शन 15 से 20 साल पुराने हैं, यानी कि 15 साल से वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स दे रहे हैं, 15 साल से उनके घरों में पानी आ रहा है, 15 साल से वो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन जैसे ही पावर चेंज होती है तो उनका लीगल स्टेटस चेंज कर दिया जाता है और बुलडोजर उन इलाकों में पहुंच जाता है, और वहां पर कुछ इलाकों में स्टे हासिल हुआ है, वो पार्शियल स्टे है, और कुछ इलाकों को 2 या 3 बिल्डिंगों को तोड़ा गया है। तो इससे पूरा ये साबित होता है कि बुलडोजर के पूरे मामले में कोई भी रूल्स और कोई भी रेगुलेशन या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनका कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर जो पॉलिटिकल अपोनेंट कम्युनिटी है, चाहे वो पुअर पीपल हो या मुसलमान हो, उनको पनिश करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि बगैर किसी पेपर को चेक करे हुए, बगैर केसेस को देखे हुए या प्रोसेस को आइडेंटिफाई करे हुए, मीडिया का एक सेक्शन उसको ग्लैमराइज कर रहा है और इन प्रॉपर्टीज को अवैध बता रहा है। खुद जयपुर की जो मस्जिद है वो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ली हुई जमीन है, अचानक वो अवैध हो जाती है। तो ये अवैध की टर्मिनोलॉजी मीडिया लोगों को सिर्फ एक सेक्शन को खुश करने के लिए और जो इरेगुलरिटीज हैं, जो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा, उसको ढकने के लिए अवैध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक सेक्शन को, एक वोटर को खुश कर रहा है और एक वोटर को निशाना बना रहा है। शुक्रिया।